वेलकम बैक। अपन ने फर्स्ट हाफ में क्या पढ़ा था? डिसीजन मेकिंग का बेसिक्स इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और अपन ने क्या देखा था? डिसीजन मेकिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रिलेवेंट आइटम या रिलेवेंट कॉस्ट, रिलेवेंट इनकम। डिसीजन मेकिंग या प्रपोजल इवैल्यूएशन के लिए हम क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट। और वो जो स्टेटमेंट रहता है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं? रिलेवेंट रेवेन्यू, रिलेवेंट कॉस्ट। और रिलेवेंट रेवेन्यू में क्या रहता है? मनी टू बी रिसीव्ड, आउटफ्लो टू बी अवॉइडेड। रिलेवेंट कॉस्ट में क्या रहता है? मनी टू बी स्पेंड एंड इनफ्लो टू बी लॉस्ट। मैंने आपको बताया था टू बी वर्ड मतलब जो चीज उस प्रपोजल से रिलेवेंट है या जो रिलेटेड है वही कंसिडर करना, इसलिए हम क्या बोलते हैं? रिलेवेंट। अभी हमने ये जो डिसीजन मेकिंग है, अभी अपन आ जाते हैं इधर। Why we have used word to be in statement? This is because we will consider only those items of income or expense which are related to decision। यानी जो डिसीजन से रिलेटेड है वही चीज कंसिडर करेंगे और कोई चीज कंसिडर नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर टू बी वर्ड लिया है। अब जब भी हम कोई चीज करते हैं या कोई भी चीज हमारे उसमें आती है तो एक ही चीज है, जब डिसीजन मेकिंग करेंगे तो हमारे पास अलग अलग आइटम्स ऑफ कॉस्ट आएंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। सब चीज में रिलेवेंट कैसे पता करने का वो अभी अपने को देखने का है। वापस एक बार बोलता हूं मैं, हम लोग जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो सिर्फ रिलेवेंट चीज ही कंसिडर करते हैं। जो चीज रिलेवेंट है वही कंसिडर करना है, जो चीज इररिलेवेंट है वो कंसिडर नहीं करना है। फिक्स्ड कॉस्ट अगर डिसीजन के कारण चेंज होती है तो कंसिडर करेंगे, नहीं तो कंसिडर नहीं करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट डिसीजन के कारण चेंज होगी तो कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं ऑलरेडी 10,000 यूनिट बनाता हूँ, एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपया। मेरे पास 5,000 यूनिट का ऑफर आया तो अभी मैं 15,000 यूनिट बनाऊंगा, तो मैं 10,000 यूनिट पे 6 रुपए के हिसाब से 60,000 वेरिएबल कॉस्ट इनकर कर रहा था। 15,000 बनाऊंगा तो 6 रुपए के हिसाब से 90,000, यानी 5,000 का वेरिएबल कॉस्ट मेरे लिए क्या है? रिलेवेंट है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज रिलेवेंट। समझो इस प्रपोजल के लिए फिक्स्ड कॉस्ट मेरी इनकर होती है 20,000। एनीवेज एवरी ईयर आई इनकर 20,000 एज फिक्स्ड कॉस्ट। तो प्रपोजल नहीं था, 10,000 यूनिट बनाता था तो भी 20,000 खर्चा था। प्रपोजल है 15,000 बनाता हूं तो भी 20,000 खर्चा है। कुछ चेंज हुआ? नहीं। तीसरा चीज, सपोज करो मैं एवरी ईयर 20,000 खर्चा करता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट, इस बार मेरा खर्चा 25,000 होगा, whether I accept proposal or not। यानी वो जो increase in 5,000 है, this is not due to proposal, so we will not consider it, it is not relevant for decision making। समझे? अगर वो ऐसा बोलता था कि अगर हमने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, प्रपोजल कंसीडर किया तो फिक्स्ड कॉस्ट 25,000, तो रिलेवेंट कॉस्ट कितना? 5,000। वेरी क्लियर। यानी जो चीज डिसीजन की वजह से चेंज होती है वो कंसिडर करनी है। इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका, डिसीजन नहीं लेते थे तो क्या होता था, डिसीजन लिया तो क्या हुआ। अगर डिसीजन नहीं था हमारे पास तो क्या क्या खर्चा, क्या क्या हो रहा था, डिसीजन लेने के बाद क्या क्या हो रहा है। चेंज इज रिलेवेंट। डिसीजन के पहले मैं 10,000 यूनिट बेचता था, इतना सेल्स आता था। डिसीजन लूंगा तो 15,000 यूनिट बेचूंगा, टोटल सेल्स इतना आएगा। डिफरेंस इन सेल्स इज रिलेवेंट रेवेन्यू। डिसीजन के पहले वेरिएबल कॉस्ट इतना होता था, डिसीजन के बाद वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस इज चेंज, रिलेवेंट। सेम विथ फिक्स्ड कॉस्ट एवरीवेयर। तो वेरिएबल कॉस्ट का टेंशन नहीं है क्योंकि पर यूनिट जो रहती है कांस्टेंट रहती है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा रिलेवेंट बोलते हैं। पर फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा रिलेवेंट नहीं होती है, डिसीजन की वजह से चेंज हुई तो रिलेवेंट। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, एग्जाम में, सीए इंस्टीट्यूट के सब में, CWA फाइनल के सब में हमेशा वो लोग ये चीज पे स्ट्रेस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हुआ ड्यू टू डिसीजन तो रिलेवेंट है, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं हुआ डिसीजन के वजह से तो रिलेवेंट नहीं है। एनीवेज इंक्रीज इन कॉस्ट विदाउट
our decision is not relevant fixed cost, जैसे मैंने बोला था चाहे हमारा डिसीजन लो नहीं लो फिक्स्ड कॉस्ट 20 का 25 होगा ही होगा, तो रिलेवेंट नहीं है, सम करेंगे तो आएगा। अब हम क्या कंसिडर करेंगे, इंडिविजुअल आइटम्स को रिलेवेंट कॉस्ट कैसा आइडेंटिफाई करने का। अलग अलग आइटम्स होते हैं ना हमारे पास, मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा। तो आ जाओ इधर, फॉर ascertaining relevant cost we need to analyze each cost element। हर कॉस्ट एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज। वी हैव फॉलोइंग कॉस्ट एलिमेंट, हमारे पास फॉलोइंग कॉस्ट एलिमेंट है। नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 ओवरहेड्स। तो हम पहले किसके बारे में बात करेंगे, मटेरियल के बारे में। तो आ जाओ मटेरियल के बारे में, थोड़ी हमको बड़ी जगह चाहिए मटेरियल के लिए। कहाँ से, यहाँ से। relevant cost in case of material cost। जब मैं ये लिखता हूं relevant cost in case of material cost, इसका मतलब क्या होता है। सपोज we have an offer and for that offer we need raw material X, हमें एक raw material X चाहिए। So we are calculating relevant cost of raw material X for offer। ऑफर के लिए हम लोग रॉ मटेरियल एक्स का रिलेवेंट कॉस्ट पता करने का कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें बेसिकली 2 सिचुएशन हो सकती है। मटेरियल नॉट इन स्टॉक, दूसरा मटेरियल इन स्टॉक। 2 सिचुएशन हो सकती है, जो रॉ मटेरियल चाहिए वो स्टॉक में है, वो स्टॉक में नहीं है। यहाँ पे स्टॉक में नहीं है, स्टॉक में नहीं है तो हम क्या करेंगे, वी विल परचेज रॉ मटेरियल, देयरफॉर रिलेवेंट कॉस्ट is equal to purchase cost। परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रिलेवेंट कॉस्ट क्या हो गया, परचेज कॉस्ट हो गया। जो परचेज प्राइस वो हो गई रिलेवेंट कॉस्ट। दूसरा मटेरियल इज इन स्टॉक, पर स्टॉक में रहेगा तो भी अलग अलग सिचुएशन। regularly used raw material, not regularly used। मतलब हम डेली हमारे बिजनेस में काम में आता रहता है। रेगुलरली यूज मतलब अगर मैंने ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज कर लिया, रेगुलरली यूज मतलब क्या, अगर मैंने ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज कर लिया
तो मुझे दूसरे काम के लिए परचेस करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग टीचिंग इंडस्ट्री में जो हम मार्कर यूज करते हैं, वो मार्कर जो रहता है वो हमारे लिए रेगुलरली यूज्ड है। तो अगर कोई ऑफर आया उसमें मार्कर चाहिए, उस ऑफर के लिए मार्कर यूज कर लूंगा तो नए के लिए खरीदना पड़ेगा, पर एनीवेज मुझे खरीदना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेगुलरली यूज मतलब इस ऑफर के लिए यूज किया तो बाद में एनीवेज मुझे खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू करंट परचेज प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे ही परचेज प्राइस ही का दूसरा नाम होता है। वापस इधर आओ, अगर रेगुलरली यूज नहीं है तो दो सिचुएशन, हैज अदर यूज और रीसेल वैल्यू। has no other use or resale value। has no other use और रीसेल वैल्यू। चार्ट बड़ा है ना, इसलिए थोड़ा अपने को स्पेसिंग बरोबर रखना पड़ता है। has other use और रीसेल वैल्यू। कोई अदर यूज नहीं है, अदर यूज है, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नो अदर यूज। तो वो केस के अंदर जो मेरे पास एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल है मैं उसको बेच भी नहीं सकता हूँ, उसका दूसरा काम भी नहीं है। ये ऑफर के लिए यूज करूंगा तो करूंगा, अगर ये ऑफर के लिए यूज नहीं किया तो कोई और यूज है ही नहीं उसका। तो मैं चेक करूंगा डिस्पोजल कॉस्ट इज देयर, नो डिस्पोजल कॉस्ट इज देयर। डिस्पोजल कॉस्ट मतलब उसको बेचने का खर्चा, डिस्पोज ऑफ करने का खर्चा। जैसे सपोज करो अभी टैक्स हर साल चेंज होता है, मैंने ये सोचा इस बार कि मेरे पास टैक्स के बहुत सारे बच्चे आएंगे और मैंने एक्सपेक्ट किया कि अचानक ही मेरे पास 100 बच्चों का एडमिशन तो हो ही जाएगा। तो मैंने 100 टैक्स की बुक्स बनवा के रख ली। बाद में एडमिशन हुआ, एडमिशन 10 ही बच्चों का हुआ, तो 90 बुक्स मेरे पास ऐसी बच गई। अब 90 बुक्स मेरे पास ऐसे ही बच गई, पड़ी थी। अचानक ही मेरे पास एक 50 बच्चों का ग्रुप आया, उन्होंने मुझे क्या बोला कि हमको टैक्स ज्वाइन करना है, फीस कम करके दो। तो मैं क्या करूंगा, अभी वो बच्चे ग्रुप आया, वो ग्रुप नहीं आता तो टैक्स की बुक मेरे पास ऐसे ही पड़ी थी, मैं उसको बेच तो नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं बेच सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने समझो गलती से टैक्स की बुक बेच दी बाहर रद्दी में, और समझो आप बाहर नीचे वड़ा पाव खा रहे हो, दाबेली खा रहे हो, भेलपुरी खा रहे हो, देखो उसमें पेपर में नीचे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, आप ऐसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो पर वो पक्का पढ़ते हो। तो वहां आपने पढ़ा अरे मणियार कॉमर्स क्लासेस टैक्स इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोविजन, सही आजकल एक क्लास के नोट्स। तो मैं उसको बेच भी नहीं सकता रद्दी में। दूसरा, मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता बुक डिपो वाले को कि भाई जाओ मेरी बुक ले लो और वहां बेचो। अगर ऐसा करने लगा तो क्लासेस की बुक्स बुक डिपो में मिलने लग गई तो लोग बोलेंगे कैसा दिन आ गए, यानी ना रीसेल वैल्यू है, कोई और यूज नहीं है। अगर ये बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए नहीं आते तो मैं क्या करता, ये टैक्स की बुक अगले साल तो काम आती नहीं, अमेंड हो जाता, मेरे को चेंज करना पड़ता, कैसे पॉसिबल है। तो मैं ये बुक को फाड़ के घासलेट डाल के जलाता था, तो वो घासलेट डाल के जलाता था तो मेरा कुछ डिस्पोजल का खर्चा होता था ना। ये बच्चे आए एडमिशन लेने के लिए तो डिस्पोजल का खर्चा नहीं हो रहा है, डिस्पोजल का खर्चा नहीं हो रहा है मतलब देयर इज सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट। तो डिस्पोजल कॉस्ट इनकर हो रही है,
डिस्पोजल कॉस्ट इनकर नहीं हो रही है। अगर डिस्पोजल कॉस्ट इनकर हो रही है तो ड्यू टू डिसीजन डिस्पोजल कॉस्ट विल बी सेव्ड। डिस्पोजल कॉस्ट क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। ड्यू टू डिसीजन डिस्पोजल कॉस्ट विल बी सेव्ड। अगर डिस्पोजल कॉस्ट सेव होती है देयरफॉर रिलेवेंट रेवेन्यू इज इक्वल टू डिस्पोजल कॉस्ट सेव्ड। अगर इसकी कोई रिलेवेंट कॉस्ट इनकर नहीं हो रही है, इसका मतलब नो रिलेवेंट कॉस्ट, नो रिलेवेंट रेवेन्यू, नो रिलेवेंट कॉस्ट, नो रिलेवेंट रेवेन्यू, बरोबर। यानी अगर हैज अदर यूज और रीसेल वैल्यू, हैज नो अदर यूज और रीसेल वैल्यू, यहाँ कोई अदर यूज रीसेल वैल्यू नहीं था। अब हम आते हैं इट हैज अदर यूज एंड रीसेल वैल्यू। अगर इट हैज अदर यूज एंड रीसेल वैल्यू तो उसमें use this raw material, do not use this stock of raw material, that is purchase from market। अब इधर आते हैं, यूज दिस रॉ मटेरियल। अगर ये रॉ मटेरियल मैंने यूज किया तो क्या होगा? अगर यूज करने के पहले की बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, रीसेल, अदर यूज। मतलब मैं इस प्रपोजल के अलावा कहीं और भी यूज कर सकता था। रीसेल करता था तो समझो ₹2 पर यूनिट में रीसेल होता था। अगर दूसरे कहीं जगह पे यूज करता था तो मुझे वहां पे फायदा होता था 2.5 का, तो मैं क्या करता था? ऑब्वियसली 2.5 में यूज करता था। अगर मैं इस प्रपोजल के यूज करूंगा तो 2.5 मुझे नहीं मिलेगा, तो मेरा रिलेवेंट कॉस्ट क्या? इन दोनों का हाईएस्ट। सपोज करो ये ₹2 पर यूनिट और ये ₹1.5 पर यूनिट। तो अगर मैं ये प्रपोजल नहीं होता था तो रीसेल करता था, रीसेल करने से ₹2 मिलता था। अगर इस प्रपोजल के लिए यूज करूंगा तो ₹2 नहीं मिलेगा, तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या? रीसेल वैल्यू लॉस्ट। मैंने आपको बोला था रिलेवेंट क्या? डिसीजन के पहले क्या था, डिसीजन की वजह से क्या? डिसीजन के पहले मैं ₹2 में बेच सकता था, अगर कहीं और यूज करता था तो ₹1.5 फायदा होता था, तो मैं क्या करता था? रीसेल करता था, तो ₹2 मुझे मिलता था। पर ये प्रपोजल आया तो मैं इस प्रपोजल के लिए यूज कर लूंगा तो ₹2 नहीं मिलेगा। रेवेन्यू लॉस्ट इज माय रिलेवेंट कॉस्ट। समझे? रेवेन्यू लॉस्ट इज माय रिलेवेंट कॉस्ट। तो मैंने क्या देखा? डिसीजन के पहले मैं या तो रीसेल करता था या क्या करता था, दूसरे जगह पे कोई और काम में यूज करता था। रीसेल करता ₹2 मिलता, दूसरे काम में यूज करता 1.5 मिलता था। तो अगर मैं क्या करता था? ₹2 में बेचता था। अचानक ये प्रपोजल आया इसके लिए यूज करूंगा तो रीसेल नहीं कर पाऊंगा, रीसेल नहीं कर पाऊंगा तो मेरा रिलेवेंट कॉस्ट इज व्हाट? रेवेन्यू लॉस्ट, रीसेल वैल्यू लॉस्ट। समझे? आओ इधर आगे। अगर मेरे पास अदर यूज है लेकिन मैं बाहर से परचेज करना चाहता हूं तो बाहर से परचेज कभी करूंगा, जो भी प्राइस है मेरे को स्टॉक में से यूज नहीं करना है, बाहर से परचेज करूंगा तो क्या खर्चा होगा मेरा? तो यहां पर डू नॉट यूज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज फ्रॉम आउटसाइड। अभी ये वाला रेड वाला एग्जांपल है, तो यहां पर ₹2 रिलेवेंट कॉस्ट आया मेरा। बाहर से खरीदता हूं तो समझो ₹4 में मिलता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? 4 में परचेज करना चाहिए ये, या 2 में नुकसान करना चाहिए? ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा? नुकसान करूंगा। तो इन दोनों का मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? लीस्ट। इन दोनों का क्या सिलेक्ट करूंगा मैं? लीस्ट। वापस एक बार बोलता हूं, देखो फिगर गौर से देखो, ₹2 ₹4। मैं अगर मेरे पास स्टॉक में है
स्टॉक वाला रॉ मटेरियल यूज करता हूं तो मैं रीसेल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए 2 रुपया नुकसान हो जाएगा मेरा। तो रिलेवेंट कॉस्ट इफ आई यूज एग्जिस्टिंग स्टॉक इज 2 रुपीज। अगर मैं एग्जिस्टिंग स्टॉक यूज नहीं करता हूं और उसकी जगह मैं परचेज करता हूं तो परचेज करूंगा तो 4 रुपए का खर्चा लगेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, 4 रुपया पे करना चाहिए या 2 रुपए का नुकसान करना चाहिए? कॉमन सेंस, मैं 2 रुपए वाला ही नुकसान करूंगा, यानी मैं एग्जिस्टिंग स्टॉक को यूज कर लूंगा। सपोज करो 4 रुपए की जगह मैं बाहर से परचेज करता था तो मुझे 1 रुपए में मिलता था, तो 1 रुपए में खरीद सकता हूं। अगर एग्जिस्टिंग स्टॉक यूज करता हूं तो 2 रुपए का रिसेल वैल्यू लॉस, तो क्या करूंगा, 1 रुपए में परचेज करूंगा। तो इसीलिए मैंने वहां क्या लिखा था, लीस्ट ऑफ टू थिंग्स। ये देखो, लीस्ट ऑफ टू थिंग्स। वेरी क्लियर, समझे, पक्का। ये पूरा चार्ट, ये देखो पूरा चार्ट हमारे पास में। अब ये जो पूरा चार्ट है इसको बरोबर ये जगह पे पॉज कर लेने का, पूरा रिवाइज कर लेने का। पॉज करोगे, रिवाइज करोगे तो जल्दी समझेगा। फिर ब्रेक के बाद मैं आपको ना ये जो 2 रुपया है ना, ये इधर 1.5 रुपया, ये इसका मीनिंग समझाऊंगा। एग्जाम्पल ऑन दिस, वो इसके बाद दूंगा। पहला ये चार्ट तो देखो अच्छे से। ओके, अभी अच्छे से ये चार्ट रिवाइज करो इसको पॉज करके, तो आपको समझेगा कि कैसा है। ठीक है, अभी ब्रेक लो, अच्छे से रिवाइज करो, मैं वापस आता हूँ।